हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या फिर एग्रीकल्चर की जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि आपको भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अच्छी जॉब मिले जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करे, तो हमारा ये वीडियो उन सभी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना स्कोप बनाना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं या फिर अच्छी एजुकेशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो यूजी छात्र या पीजी छात्र कोई भी हो या फिर जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन सेवा आयोग द्वारा आने वाली AGTA 2026 या फिर मिल्क सुपरवाइज़र या फिर और कैन सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा चयन आयोग द्वारा आती हैं, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी कुछ उत्तर प्रदेश की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, जो 4 यूनिवर्सिटी हैं, कानपुर, बांदा, मेरठ, ठीक है, और फैज़ाबाद, ये जो 4 इनमें से भी कुछ वैकेंसी आने वाली हैं। अखबार के माध्यम से न्यूज आई थी, तो उनमें अगर जॉब पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए। इसमें स्टैंडर्ड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और एक सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। जो छात्र यूजी में अभी हैं, तो वो भी छात्र अगर शुरुआत से मेहनत करेंगे तो जब तक आप जो है यूजी कंप्लीट करेंगे तब तक एक आप जो है जैसे ही आप यूजी कंप्लीट करेंगे और कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं। उसी समय अगर तैयारी करते हैं तो लगभग 1-2 साल तैयारी करने में निकल जाता है, इसको आप बचा सकते हैं पहले से तैयारी करके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे आज हम प्रत्येक जो क्रॉपें हैं आपको बता दें किस तरह से अध्ययन करेंगे। तो जो भी क्रॉपें हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स क्रॉप्स हुई या फील्ड क्रॉप्स हुई, जितने भी क्रॉप्स हैं और जो है फ्रूट क्रॉप्स हुई, उनको एक क्रॉप को स्पेशली उसी का एक जो है वीडियो बना के उसी में पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। उसको आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्रॉप के माध्यम से पूरी स्टडी करेंगे। जो आज लेते हैं हम वेजिटेबल की क्रॉप माने या फील्ड क्रॉप माने, जैसे पोटैटो दोनों में रखी जाती है, कैश क्रॉप भी कहा जाता है। पोटैटो का एक अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट लिखे गए हैं और मोस्टली ये जो लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आलू के जो फर्स्ट देखते हैं, कॉमन नेम से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे किंग ऑफ वेजिटेबल किसे कहा जाता है, पुअर मैन्स फ्रेंड किसे कहा जाता है, पुअर मैन स्ट्रेंथ किसे कहा जाता है। तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे लहसुन, प्याज, आलू, है ना। तो आपको जो है आलू टिक करना है। तो ये कॉमन नेम होते हैं क्रॉप के, उसके बारे में देखते हैं। तो आलू के कॉमन नेम क्या हो गए, जैसे किंग ऑफ वेजिटेबल यानी सब्जियों का राजा, पुअर मैन्स ऑफ फ्रेंड यानी गरीब का मित्र, पुअर मैन्स ऑफ स्ट्रेंथ यानी गरीब की ताकत, ठीक है। तो ये जो इसके कॉमन नेम है, जैसे आप लोगों के निक नेम होते हैं उसी तरह से कुछ सब्जियां और फलों के कॉमन नेम भी होते हैं जिससे लोग मशहूर हो जाते हैं ना। तो जैसे आलू से नहीं मशहूर है तो कोई जो है किंग ऑफ वेजिटेबल के नाम से मशहूर हो जाते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट बॉटनिकल नेम सोलेनम टिब्रोसम, क्योंकि ये सोलेनेसी से है तो आगे का वर्ड सोलेनम ले लिया गया है। और टिब्रोसम का मतलब है कि जो इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है ट्यूबर यानी कंद, इसलिए इसे टिब्रोसम। दोनों चीज़ याद रहेंगे। एक तो आपको यह पता रहेगा कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसी बॉटनिकल नेम में छुपा हुआ है, जैसे ट्यूबर है ना, उसे OSM जोड़ दिया गया है, ट्यूबरोसम। बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली, तो सोलेनेसी फैमिली है। और ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति जो है उसकी साउथ अमेरिका में आजकल डीपली पूछा जाता है। पहले साउथ अमेरिका पूछते थे, लेकिन आजकल जो इसका नया ओरिजिन जैसे पेरू कहते हैं, है ना। पेरू देश है जो कि साउथ अमेरिका में है। उसकी राजधानी लीमा है, जहाँ पर एक इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, पेरू की राजधानी लीमा के अंदर। तो 2 ऑप्शन आ सकते हैं। अगर आपको पेरू आता है तो आप पेरू को टिक करेंगे, अगर पेरू नहीं आता, साउथ अमेरिका आता है, तो आलू का उत्पत्ति स्थान क्या है, साउथ अमेरिका। बात करते हैं क्रोमोसोम्स नंबर, तो आलू में क्रोमोसोम्स नंबर 48 हैं, 48। ये नहीं पूछता कि क्रोमोसोम्स नंबर है आलू में, ये पूछेगा आप आलू में किस प्रकार की जो है पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है। तो ऑटो टेट्राप्लॉइड आलू नेचर होता है, यानी इसमें जो बेसिक क्रोमोसोम की संख्या पूछी जाती है तो कितने हैं, 12। अगर 12 को टेट्राप्लॉइड का मतलब 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 48, यानी 12 चौक 48। तो इसमें टेट्राप्लॉइड नेचर होता है इसका, ऑटो टेट्राप्लॉइड। और 4x बराबर कितने होते हैं, 48। और बेसिक क्रोमोसोम संख्या होती है 12 यानी 12। आलू की
एडवल पार्ट की बात करें, जैसे कि उसके बॉटिकल नेम में ही छुपा हुआ था ट्यूबरोसम यानी ट्यूबर, क्या है खाने योग वाला भाग, ट्यूबर कंद। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन आलू का किससे होता है, तो बाई ट्यूबर यानी कंद के द्वारा प्रोपेगेशन होता है अगर हम कॉमर्शियल फील्ड खेती कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग सीड प्रोडक्शन करते हैं, तो वो उसे ट्रू पोटैटो सीड के द्वारा भी आलू का उत्पादन करते हैं, ठीक है। ट्रू पोटैटो सीड मतलब आप जो है टमाटर का बीज देखते हैं, सेम टू सेम आलू का बीज भी टमाटर के समान ही होता है, उसी के अंदर वैसा ही उसमें बीज अंदर होते हैं टमाटर के बीज के समान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप जैसा टमाटर का बीज फल होता है, उसी टाइप का आलू का भी फल होता है बेरी, यानी टमाटर का फ्रूट साइज जो है फ्रूट टाइप है बेरी, तो इसका भी वो क्या होगा, बेरी, ठीक है। और सोलेनेसी फैमिली जैसे आप बात करें बैंगन की, तो उसका भी फ्रूट टाइप क्या है, बेरी। और जो बात करें मिर्च, उसका भी क्या है, बेरी, ठीक है। इस तरह से जो है फ्रूट टाइप को भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो है आलू में सब लोग कंद के बारे में जानते हैं लेकिन इनके फल के बारे में नहीं जानते, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना बनी रहती है। फर्स्ट कल्टीवेशन यानी आलू की भारत में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो दक्षिण भारत में हुई थी। दक्षिण भारत में भी स्पेशली कहाँ हुई थी, तो नीलगिरी जो हिल हैं यानी पहाड़ी हैं, वहाँ पर इसको सबसे पहले आलू को लगाया गया था। आलू की बॉटनी की बात करें यानी वानस्पतिक कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे आलू कैसा है, डाइकोट है, बीज दो बीज पत्री है, कैसा है, दो बीज पत्री। आलू के बीज को लेंगे, जैसे आप टमाटर का बीज, आलू का बीज नहीं जनरली पता, तो टमाटर का बीज लेंगे, उसे काटेंगे तो दो भागों में टूट जाता है यानी। और अंकुरण देखा होगा, जब जर्मिनेट होता है तो दो प्राइमरी लीफ निकल के आती हैं, जैसे शॉर्ट सीड कोटा क्या होती है, कोटोलीडन, बीज पत्र निकलने के आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका फ्लावर टाइप कैसा होता है आलू का, तो कैसा होता है, हर्मोफ्रेडिएट। हर्मोफ्रेडिएट फ्लावर कैसे होते हैं, तो वो फ्लावर जिनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही पुष्प में अवस्थित हो, यानी एक फूल के अंदर मेल भी हो और फीमेल भी हो, उसे बोलते हैं हर्मोफ्रेडिएट फ्लावर, ठीक है। जो कि आलू के अंदर देखने को मिलता है, टमाटर में भी देखने को मिलता है, ये हर्मोफ्रेडिएट फ्लावर होते हैं। बात करते हैं फोटो पीरियड यानी प्रकाश अवधि। इसकी ग्रोथ के समय प्रकाश की कैसी अवधि होती है, मान लीजिए लॉन्ग डे प्लांट है कि शॉर्ट डे प्लांट है, तो आपको ये पता होना चाहिए आलू जो है लॉन्ग डे प्लांट है। कब, जब इसका सीड प्रोडक्शन करते हैं, जब इसका सीड प्रोडक्शन करेंगे यानी फूल आएगा, फूल में बीज फल बनेगा, फल में बीज बनेंगे, तो अगर इसका सीड प्रोडक्शन करते हैं तो ये लॉन्ग डे प्लांट है। बेसिकली देखा जाए आनुवंशिक रूप से तो आलू कैसा है, लॉन्ग डे प्लांट है, लेकिन हम जो करते हैं इसके ट्यूबर यानी कंद उत्पादन के लिए करते हैं, तब इसे शॉर्ट डे कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि हम फूल आने से पहले ही इसको खुदाई कर लेते हैं और फूल आता भी नहीं है आजकल की जो वेराइटियाँ हैं इस क्लाइमेट में, नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। बात करते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर, तो सर्वाधिक आलू का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल है, इससे पहले वेस्ट बंगाल हुआ करता था, लेकिन आजकल जो है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। बात करते हैं पोटैटो ट्यूबर डोरमेंसी, आलू के ट्यूबर में नेक्स्ट बात करते हैं पोटैटो ट्यूबर डोरमेंसी, आलू के कंद में कुछ सुसुप्तावस्था देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू में कितने सप्ताह की सुसुप्तावस्था देखने को मिलती है, तो 8 से 10 सप्ताह के लिए, जैसे आलू की आप हार्वेस्टिंग करते हैं उससे लेकर 8 से 10 सप्ताह तक आलू किस अवस्था में रहेगा, सुसुप्तावस्था में रहेगा, यानी कि वो जर्मिनेट नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अंकुरित हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलर प्लांटिंग मेथड, यानी आलू की जो सबसे कौन सी विधि है जिसमें सबसे ज़्यादा, एक तो होती है फ्लैट यानी आप जो है सीधी खेत में ऐसे ही बुवाई कर देते हैं, एक होता है कूड़ बनाकर। तो आलू की मोस्ट पॉपुलर जो विधि है वो है रिज एंड फैरो विधि, यानी रिज का मतलब फैरो मतलब कूड़, और रिज मतलब जो ऊपर मेड़ सी बनती है उसे कहते हैं रिज, और जो नीचे गड्ढा सा रहता है उसे बोलते हैं फैरो, यानी रिज एंड फैरो मेथड जो है तैयार की जाती है। वो आजकल जो है आलू की जो है मोस्टली देखा गया है तो सीड ड्रिल आ गई हुई हैं, जिसे प्लांटर कहते हैं, सीड प्लांटर है ना, पोटैटो सीड प्लांटर मशीन आती है जो कि बुवाई करती है, आपको रिज वगैरह बनाने की कोई दिक्कत नहीं, सीधा बना देती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट आलू की, जो दक्षिण भारत में जो आलू उगाया जाता है तो वहाँ पर एक समस्या देखने को मिलती है दक्षिण की पहाड़ियों पर, वो होती है किस्ट नेमेटोड प्रॉब्लम। नेमेटोड के द्वारा यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि किस्ट नेमेटोड की समस्या कहाँ देखने को मिलती है, तो साउथर्न हिल यानी दक्षिण भारत की पहाड़ियों के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं जो है न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषक मान, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है आलू के अंदर कितनी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तो अगर रेंज देता है तो 20 से 22%, अगर एक्यूरेट देता है तो 22.6% कार्बोहाइड्रेट आलू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। यानी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 20 से 22 के बीच रेंज देखने को मिलती है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 16% के करीब प्रोटीन देखने को मिलती है, ठीक है।
बात करते हैं मिनरल। तो मिनरल जो है खनिज, मिनरल में सबसे पहले बात करेंगे तो मिनरल जो एक पोटेशियम मिनरल सबसे ज़्यादा आलू के अंदर पाया जाता है, वो होता है 568 मिलीग्राम। कितना होता है? 568 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम के अंदर। बात करते हैं 17 मिलीग्राम विटामिन सी भी देखने को मिलता है आलू के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है आलू। बात करते हैं नेक्स्ट फेट। फेट के अंदर करें तो फेट आलू में 4% के करीब होती है। कितनी? 4% के करीब फेट देखने को मिलती है, ठीक है। फेट एक होता है आलू के अंदर टॉक्सिक केमिकल, यानी विषाक्तता। जो अगर ज़्यादा खाने से आलू आप जो है आपका तबीयत ख़राब भी हो सकती है, आपके लिए हानिकारक होगा, यानी जो ह्यूमन है उसके लिए हानिकारक है। तो क्या वो होती है? सोलानिन। क्या होती है? सोलानिन। सोलेनिन जो है ये वाला जो है टॉक्सिक कंपोनेंट है सोलेनिन, ठीक है। ये जो है जो आलू में पाया जाता है, जिसके कारण जैसे आपने देखा होगा आलू अगर ऊपर निकल आता है, यानी कूड़ से भूमि से ऊपर निकल आता है, तो अगर वो डायरेक्ट सन यानी सूर्य की किरणों के संपर्क में आ जाता है तो उसमें जो है हरा कलर उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आलू भी क्या है? एक तना है। क्या है? तना। तो जब तना होगा अगर खुले में आ जाएगा तो तने के अंदर भी क्या होगा? हरा भाग पैदा हो जाता है, जिसे क्लोरोफिल है ना, उस हरे भाग को ही क्या बोलते हैं? सोलेनिन। क्या बोलते हैं? सोलेनिन, जो कि एक हानिकारक है। अगर सोलेनिन की मात्रा 5 मिलीग्राम है तब तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आलू के अंदर सोलेनिन की मात्रा 20 मिलीग्राम से अधिक हो जाती है तो वो विषाक्तता हो जाती है। तो कभी कोई पूछ सकते हैं आलू में सामान्यतः सोलेनिन कितना हो सकता है? तो 5 मिलीग्राम प्रति हो सकता है। कितना सोलेनिन है जो हानिकारक होता है? वो 20 मिलीग्राम से अगर अधिक मात्रा हो जाती है प्रति 100 ग्राम में तो वो हानिकारक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत आलू उत्पादन में अपना शेयर कितना रखता है? विश्व में टोटल आलू उत्पादन होता है, उसमें से भारत का 100 में से कितना हिस्सा है? तो 100% में से कितना हिस्सा है? 13%। कितना? 13%। नेक्स्ट बात करें आलू के अंदर मेजर ग्रोविंग एरिया। आलू में मेजर ग्रोविंग एरिया जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल का मतलब सब ट्रॉपिकल में आपके सभी आ जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और राजस्थान का कुछ हिस्सा। और बात करें बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये क्या आ जाते हैं? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आपका जो है दक्षिण भारत आ जाता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो है 90% उत्पादन करता है, ठीक है। यानी एरिया कितना है? 90%। कौन करता है ग्रोविंग? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ, यानी इसकी वृद्धि के लिए उत्तम तापमान कितना रहता है? तो 15 से 25 डिग्री। क्योंकि अगर तापमान 18 अगर पूछा जाए ट्यूबराइजेशन के लिए तापमान कितना होता है? तो 18 से 20 डिग्री। कितना? 18 से 20 डिग्री। ये देखेंगे औसतम टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री। और ट्यूबर यानी जो आलू बनते हैं, कंद बनते हैं, वो उसके लिए तापमान कितना रहना चाहिए? 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। ये नाइट टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नाइट टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 18 से 20 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आलू में जो है अगर तापमान नाइट का 23 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो कंद बनना बंद हो जाते हैं, यानी उसके फिर अंदर आलू नहीं बनेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लो टेम्परेचर। आलू जो है लो टेम्परेचर पर कौन सा इफेक्ट दिखाता है? तो लो टेम्परेचर पर आलू में जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाती है ना। क्रॉप सेशन की बात करें तो आलू जो है 3 ऋतुओं 2 ऋतुओं में मुख्य रूप से उगाया जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर समर सीजन में उगाया जाता है, क्योंकि अगर वहाँ विंटर सीजन में उगाएंगे तो उस विंटर सीजन में वहाँ पर बर्फबारी और लो टेम्परेचर हो जाता है, जो कि आलू की ग्रोथ को रोक देता है। तो वहाँ पर समर सीजन में यानी गर्मी की ऋतु में उगाते हैं। और जो मैदानी इलाका है जैसे उत्तर प्रदेश की जो इलाका है वह विंटर सीजन में यानी रबी के मौसम में आलू की खेती की जाती है। तो विंटर क्रॉप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो प्लांटिंग टाइम। तो आलू का प्लांटिंग टाइम होता है अगर पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? मई जून के महीने में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कब लगाते हैं? मई जून में। और जो प्लेन क्षेत्र है मैदानी इलाका है वहाँ पर आलू की खेती अक्टूबर नवंबर में रोपाई की जाती है, ठीक है। रोपाई के बाद बात करते हैं फोटो पीरियडिज्म इफेक्ट, यानी अगर लॉन्ग डे कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी दिन की अवधि अधिक होगी तो उस समय वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होगी। अगर दिन की अवधि कम होगी यानी शॉर्ट डे कंडीशन देखने को मिलेगी तो उस समय जो है आपकी यानी ट्यूबराइजेशन यानी कंद अधिक बनेंगे, ठीक है। बात करते हैं बेस्ट यील्ड कंडीशन
वही बता रहा है बेस्ट हीट कंडीशन यानी लॉन्ग डे ग्रोथ। अगर लॉन्ग डे होगी तो वानस्पतिक ग्रोथ अधिक होगी और शॉर्ट डे के समय ट्यूबराइजेशन अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिवर बेड कल्टीवेशन। रिवर बेड कल्टीवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन डीपली पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ होती है रिवर बेड कल्टीवेशन? तो ये गुजरात के अंदर होती है, बनासकाठा के अंदर। ठीक है, सीड ट्यूबर कॉस्ट यानी जो बीज कॉस्ट है वो आलू में टोटल लागत का कितने परसेंट होती है? तो 45 या 40 से 50% के बीच टोटल कॉस्ट होती है बीज की। टोटल कॉस्ट जैसे 1000 रुपये है तो उसमें 400 से 500 रुपये अकेली बीज की कॉस्ट होगी, बीज खरीदने में खर्च होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट टेक्निक जो है ये अपनाई गई थी बीज में, यानी रोग रहित बीज, अच्छे बीज उत्पन्न करने के लिए। अगर आप बीज उत्पादन के लिए आलू उगा रहे हैं तो आप सीड प्लॉट टेक्निक को अपनाएंगे। इसमें होता क्या है, आप जनवरी माह में यानी हार्वेस्टिंग के 15 से 20 दिन पहले उसका जो हरा भाग है, हुलमस है, जिसे हुलमस बोलते हैं, आलू का तना बोलते हैं, उससे क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इससे स्वस्थ बीज प्राप्त होता है और एक साइज का बीज प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आइडियल ट्यूबर साइज। आइडियल ट्यूबर साइज जो है आलू का कितना होना चाहिए? तो 45 से 50 ग्राम का होना चाहिए। स्पेसिंग अगर आलू की रोपेड़ कर रहे हैं यानी पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति दूरी कितनी होनी चाहिए? तो पंक्ति एक कूड़ से दूसरे जो हेज होती है, हेज रो सिस्टम अपनाया जाता है इसमें मोस्टली। तो हेज और के एक हेज से एक दूसरे हेज में यानी एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी होनी चाहिए वो 60 सेंटीमीटर, और जो पौधे से पौधे लगाए जाएंगे यानी एक आलू से दूसरे आलू की जो दूरी होती है वो 15 सेंटीमीटर। तो 60 गुणा 15 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग रखते हैं। सीड रेट की बात करें तो सीड रेट होता है इसका 15 से 30 कुंटल। अगर आलू साइज में कम साइज का है, मान लीजिए आलू जो है 40 ग्राम का है, छोटा साइज है उसका, तो 15 कुंटल। अगर बड़े आकार का आलू है, बड़े साइज का है, तो उसमें 30 कुंटल पर हेक्टेयर ईल्ड रखते हैं। इसलिए वेरिएशन देखने को मिलता है 15 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर। अगर आलू का सीड प्रोडक्शन सीड लाते हैं, क्या लाते हैं? सीड। तो सीड यानी ट्रू पोटैटो सीड, यानी जैसे टमाटर का बीज होता है, ऐसा बीज अगर लेके आते हैं आलू का तो उसका वजन होना चाहिए 100 से 150 ग्राम। इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करने के बाद उसको रोपण किया जाता है। ठीक है, ट्रू पोटैटो सीड कितना? 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोनों सीड रेट याद रखेंगे, 15 से 20 कुंटल ट्यूबर की और 100 से 150 ग्राम जो होती है ट्रू पोटैटो सीड की, यानी वास्तविक बीज की। इंटरकल्चर की बात करें तो इससे इंटरकल्चर एक होता है अर्थिंग अप, क्योंकि जो अगर आलू खुले में आ जाता है तो उसमें सोलिनिन पैदा हो जाती है जो आलू कड़वा कर देती है, जो क्वालिटी ख़राब कर देता है। इसलिए क्या करते हैं, मिट्टी को छड़ाया जाता है। जैसे मिट्टी यानी पृथ्वी को क्या बोलते हैं? अर्थ को छड़ाने यानी मिट्टी को छड़ाना अर्थिंग अप। क्या कहलाता है? अर्थिंग अप। ठीक है, जो कि मोस्टली जो है 45 से 50 दिन के अंदर की जाती है। जैसे आप प्लांटिंग कर देंगे तो 45 से 50 दिन के बाद मिट्टी छड़ा दी जाती है प्लांटिंग के बाद। कुरिंग टेम्परेचर यानी आलू की जो खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद उसमें की जो त्वचा होती है वो होती है पील, जिसे कहते हैं। पील कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। तो उसको सख्त बनाने के लिए कुरिंग किया जाता है। तो कुरिंग टेम्परेचर में यानी आलू को छाया में रखा जाता है 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर पर और 85% ह्यूमिडिटी पर 5 से 10 दिन की रखा जाता है। तो उसकी जो है कुरिंग की प्रक्रिया हो जाती है। यानी आलू की ऊपरी सख्त जो तय जो है, जैसे खाल कह सकते हैं या फिर आप जो है पील, वैसे इंग्लिश में से पील कहा जाता है, वो कैसी हो जाती है? सख्त हो जाती है, जिसके बाद आलू को आप जो है ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आलू की अगली खुदाई कर देते हैं, जल्दी खुदाई होती है तो वहाँ पर उसकी जो पील है वो कैसी हो जाती है? छिल जाती है और आलू जो है भद्दा कलर दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं डीहुलिंग। डीहुलिंग क्यों करते हैं? कि जैसे हमने पहले बताया था, जो सीड प्लॉट टेक्निक है, उस सीड प्लॉट टेक्निक में पोस्ट हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले जो है उसकी जो हुलमस यानी जो तना है उसको काट दिया जाता है। उसे ही कहा जाता है डीहुलिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, फोर्थ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो आलू है विश्व की चौथी महत्वपूर्ण फसल है। किसके बाद? धान, गेहूँ, धान और मक्का के बाद चौथे नंबर पर कौन आता है? आलू। ठीक है, आलू डाइकोट प्लांट है, जैसे पहले बता चुके हैं। आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 22.6 होती है। एक्यूरेट की बात कर रहे हैं। स्टेबल फूड इन आयरलैंड के अंदर तुम्हें पता है, आयरलैंड में जो है एक बार अकाल पड़ा था। इसी की वो अकाल के बाद ही जो है उसमें आयरलैंड में जो रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी की स्थापना होती है आयरलैंड में। ठीक है, आयरलैंड में जो अकाल पड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई, भारत में आलू को कौन लेके आया था?
आपको पता था आलू कहाँ लगा था, दक्षिण भारत में लगा था, नीलगिरी की पहाड़ियों में लगा था। तो आलू को लेके कौन आया, कब कौन लेके आया था, तो पुर्तगाल लोग आलू को लेके आए थे, जिसे पोर्टुगीज कहते हैं, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में भारत में आलू की खेती की गई थी शुरुआत में। तो 85% इन पोटैटो प्रोड्यूस इन नॉर्थ इंडियन प्लेन, जैसे पहले बता चुके हैं 85% उत्तर भारत जो है आलू का उत्पादन करता है। आलू का जो टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी में आलू का योगदान, अकेले आलू का योगदान कितना 2.86 है। इससे भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आलू का उत्पादन जो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश करता है 1/3 भाग यानी 33%, उसका वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, ठीक है। प्रोडक्टिविटी की प्रोड्यूसिंग कंट्री, अब सर्वाधिक आलू की सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, चाइना। दूसरे नंबर पर कौन है, भारत, 11% के साथ भारत, ठीक है। वो सीड प्लॉट टेक्निक पुष्कर नाथ वैज्ञानिक थे, उन्होंने विकसित की थी 1967 में, ठीक है। सीड प्लॉट टेक्निक पहले बता चुके। सीड प्लॉट टेक्निक का मतलब क्या है कि जनवरी माह में यानी हार्वेस्टिंग के लगभग 15 से 20 दिन पहले आलू के जो ऊपर शाखा होती है, तना होता है, उसे काट दिया जाता है, उसे डी होल्मिंग कर दिया जाता है। इसे ही बोलते हैं सीड प्लॉट टेक्निक, क्योंकि उस समय एफिड का प्रकोप हो जाता है और एफिड जो है आलू में वायरस वाले रोग लेके आता है। तो उससे जब एफिड से प्रकोप से पहले ही हम क्या करते हैं, उसकी तने को काट देते हैं, जिससे एफिड का प्रकोप नहीं होता है और आलू जो है वायरस होने वाले रोग हैं उनसे बच जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थी सीड। ये कह रहा है दिस इज कंटिन्यूस हेल्थी सीड। हेल्थी सीड प्रोडक्शन करने के लिए सीड प्लॉट टेक्निक अपनाई जाती है। इनहेंस यील्ड, इससे जो है 30 से 40% उपज में वृद्धि होती है। आलू का प्रमुख रोग क्या है, लेट ब्लाइट, इन्फेक्टेड ट्यूबर, ठीक है। इससे भी आलू बच जाते हैं। वही कह रहा है जो सीड प्लॉट टेक्निक से जो लाभ है उनके बारे में बता रहा है। ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू पोटैटो सीड किसने विकसित किया था, डॉक्टर रामानुज। किसने विकसित किया था, डॉक्टर रामानुज। उन्होंने ट्रू पोटैटो सीड विकसित किया था। कहाँ के थे ये साइंटिस्ट थे, CPRA, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, जहाँ से कुफरी वैरायटी निकलती हैं, उसी के क्या थे, डायरेक्टर थे। और इन्होंने विकसित किया था ट्रू पोटैटो सीड, ठीक है। और सीड फ्री फ्रॉम वायरस किससे प्राप्त होता है, ट्रू पोटैटो सीड कैसा होता है, वायरस रहित होता है, बीजाणु रहित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटनिकल सीड ऑफ पोटैटो इज नाउ, क्या बोलते हैं, ट्रू पोटैटो सीड, उसी के बारे में बता रहा है। और सीड रेट की बात करें तो पर वेरी, एक देखो ये कभी कभी डीपली क्वेश्चन बनाने से पूछ लेता है, जैसे दे रहा है यानी एक फल के अंदर, एक बेरी के अंदर कितने बीज होंगे, 200 से 250 सीड पर बेरी, है ना, कितने होंगे, 200 से 250 सीड। और सीड रेट की बात करें तो जो है ट्रू पोटैटो सीड का 100 से 150 ग्राम, जो पहले से बता चुके हैं। ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी को कैसे तोड़ा जाता है, तो 1% थायो यूरिया लेंगे, ये देख रहे हैं 1% थायो यूरिया और 1 ppm गिबरेलिक एसिड GA3, क्या लेंगे, GA3, ठीक है। 1% थायो यूरिया और 1% 1 ppm GA3 लेंगे और उनका मिश्रण बना के 1 घंटे के लिए रखेंगे। और जिससे आप जो है बीज की जो सुसुप्तावस्था कितनी थी, 7 से लेकर, है ना 8 से लेकर 10 सप्ताह की जो सुसुप्तावस्था थी वो टूट जाएगी और आलू जो है डोरमेंसी से बाहर निकल आएगा और उसे आप जो है रोपाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू पोटैटो सीड के बारे में, चलते हैं नेक्स्ट। स्टोरेज टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर अगर हम आलू को खाने के लिए यानी मार्केट में उपभोक्ताओं के लिए रख रहे हैं तो आलू की जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो रखेंगे हम 2.2 से लेकर 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और 85 से 80% आर्द्रता पर। अगर हम सीड प्रोडक्शन के लिए आलू रख रहे हैं तो हम 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे, ठीक है। कितना, 15 से 20 डिग्री। जैसे इसमें 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं। पहला टेम्परेचर क्या है कि कोल्ड टेम्परेचर है ना, 2.2 से लेकर 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। और अगर हम सीड प्रोडक्शन के लिए यानी उसको बीज के रूप में आलू को रखेंगे तो उसे 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोरेज करेंगे, ठीक है। तो ये 2 स्टोरेज टेम्परेचर थे जिसको आप देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर पर। लेट ब्लाइट, कुछ आलू में जो बीमारियां देखने में मिलती हैं, मुख्य बीमारी है लेट ब्लाइट, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के द्वारा होती है। ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाली है।
और देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आलू की सर्वाधिक खेती कौन सी भूमि में की जाती है, तो एलुवियल सॉइल। सभी लोग जानते हैं कि जो गंगा का तराई क्षेत्र है, नदियाँ जहाँ पर ज़्यादा बहती हैं, वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो एलुवियल सॉइल में ही आलू की खेती सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है। एक वेस्ट बंगाल का एक ज़िला है दार्जिलिंग, जहाँ पर एक किस्ट नेमेटोड की समस्या, एक बर्ट डिसीज, ठीक है, क्या है बर्ट डिसीज, कहाँ पर देखा जाता है, तो वेस्ट बंगाल में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है कि वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सी बीमारी, दार्जिलिंग के अंदर देखने को कौन सी बीमारी मिलती है, तो बर्ट डिसीज। ठीक है। और बर्ट डिसीज के कारण जो है आलू, वेस्ट बंगाल का आलू पूरे देश में कहीं नहीं जाता, वहीं सिर्फ खपत होता है। ठीक है। पोटैटो मोथ ट्यूबर, ये भी एक जो है कीट है जो कि आलू में लगता है, पोटैटो मोथ ट्यूबर। बात करते हैं नेक्स्ट। देखो मैंने आपको पहले बताया था इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, जो कि पेरू की राजधानी लीमा के अंदर स्थित है। 1971 में इसे बनाया गया था। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। सेंटर इंटरनेशनल पोटैटो, यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पर स्थित है? पेरू की राजधानी लीमा के अंदर। तो कभी कभी ओरिजिन पूछता है कि आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है, तो आप जो है साउथ अमेरिका ना देकर क्या दे देता है? पेरू। ठीक है। तो उसे आप जो है पेरू को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंडिया में है। कहाँ है? इंडिया में। तो इसका जो है शिमला के अंदर पूछा जाता है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो शिमला के अंदर। ठीक है। कब इसकी स्थापना होती है? तो 1935 के अंदर। डाउट में है, देखना पड़ेगा 1935 या 1949। ठीक है। कहाँ पर है? शिमला के अंदर। लैक ऑफ फ्लावरिंग अंडर द मोस्ट क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नेक्स्ट इसके ऊपर वाला है सोलेनिन की मात्रा। आलू में कितनी % अगर सोलेनिन की मात्रा अधिक होती तो खाने योग्य नहीं रहता। तो अगर 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में सोलेनिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो आलू खाने योग्य नहीं रहता, वो कड़वा लगता है। ठीक है। 5 मिलीग्राम तक नॉर्मली देखने को मिलती है आलू के अंदर, जो कि सामान्य आलू होते हैं उसे 5 मिलीग्राम सोलेनिन पाया जाता है। F1 हाइब्रिड स्टेराइल एम्ब्रियो एवरेशन के कारण देखने को मिलता है। ये कभी डीपली क्वेश्चन बनते हैं तो इस जगह से पूछा जाता है कि पोटैटो ब्रीडिंग के समय F1 संकर निष्क्रियता और अपरिपक्व अवस्था में भ्रूण गर्भपात आलू प्रजनन की प्रमुख समस्या है। यानी आलू का बीज क्यों नहीं बनता? देखा होगा ज़्यादातर जो आलू होते हैं उनके अंदर पहले तो फूल नहीं आएगा, फूल आता है और फिर फल बनता है। बहुत कम आलूओं में ये देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो ऑवरेशन। क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो ऑवरेशन के कारण इसमें भ्रूणपात हो जाता है। ठीक है। ये वैज्ञानिक जो आलू का हाइब्रिड बीज तैयार करते हैं उनकी ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है। एम्ब्रियो ऑवरेशन, भ्रूणपात। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर एट लो टेम्परेचर। अगर यदि आलू में कम तापमान पर रखा जाता है तो उसमें कौन सी समस्या देखने को मिलती है? उसकी जो स्टार्च की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च, उसके अंदर जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म है स्टार्च, उसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट डिसीज की बात करें तो डिसीज जो है आलू में अर्ली ब्लाइट, तो अर्ली ब्लाइट को मोस्टली नहीं पूछते, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा सीरियस डिसीज है वो है लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट का आपको कारक पता होना चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है। अर्ली से अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक से होता है। दूसरा है लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट जो है आपका जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेट ब्लाइट किसके कारण होता है? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। आलू का सबसे खतरनाक रोग बोला जाए तो कौन सा है? लेट ब्लाइट है, यानी इसे मोस्ट सीरियस डिसीज भी कहते हैं। और लेट ब्लाइट के कारण कौन से देश में अकाल पड़ा था? तो आयरलैंड में पड़ा था। कब पड़ा था? तो 1845 के अंदर अकाल पड़ा था। ठीक है। कौन सा देश? आयरलैंड। और जब आयरलैंड में 1845 अकाल पड़ा, उसी के बाद जो है प्लांट पैथोलॉजी की स्थापना होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य डिसीज की बात करें तो बर्ट डिसीज, जैसे कि हमने पहले बताया था बर्ट डिसीज। तो बर्ट डिसीज जो है वो इसका कारक भी पूछता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वाला डिसीज है। सिंक्रोइट्रियम एंडोबाइटिकम। क्या है? सिंचिट्रियम एंडोबाइटिकम नामक फंगस से होता है। मेनली जो है वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग यानी पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें
तो नेक्स्ट डिसीज है इसका ब्लैक स्कर्व। क्या है? ब्लैक स्कर्व। यह राइजोक्टिना सोलेनाई नामक कवक से होता है। इसकी जो रेजिस्टेंस वैरायटी है कुफरी कुबेर। कौन सी है? कुफरी कुबेर। कभी कभी सीधा सीधा पूछता है कुफरी कुबेर किस रोग के कारण रोग की रेजिस्टेंस वैरायटी है, तो कुफरी कुबेर जो है ब्लैक स्कर्व की रेजिस्टेंस वैरायटी है। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डन नेमेटोड। इसकी आजकल समस्या देखने को मिल रही है गोल्डन नेमेटोड। यह नेमेटोड के कारण होता है। ये अभी कहाँ देखने को मिलता है? दार्जिलिंग रीजन में, यानी दार्जिलिंग की पहाड़ी क्षेत्रों में यह बीमारी देखने को मिलती है। तो दार्जिलिंग में 2 रोग याद रखेंगे, बर्ट डिसीज और गोल्डन नेमेटोड। ठीक है। बाच ब्रूम। बाच ब्रूम किसके कारण होता है? ये बहुत पूछा जाता है। MLO के द्वारा। किसके द्वारा? MLO के द्वारा। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म द्वारा MLO द्वारा होता है। कौन सा? बाच ब्रूम डिसीज। इसमें क्या है, जो पत्तियां होती हैं एक घड़ी की सुई के समान बन जाती हैं, बाच ब्रूम जिसे कहते हैं। सॉफ्ट रूट ये जो है इरवेनिया क्रोटोवेरा द्वारा होता है। ये पोस्ट हार्वेस्टिंग डिसीज है, यानी जब आप आलू की खुदाई कर लेते हैं और बाजार में देखते हैं तो आलू में कुछ सड़न आ जाती है, वो सॉफ्ट रूट के कारण आती है। इरवेनिया क्रोटोवेरा स्टोरेज डिसीज है। कैसा? स्टोरेज डिसीज। ये आपको पता होना चाहिए कि आलू का स्टोरेज डिसीज कौन सा है, तो सॉफ्ट रूट। जो कि आलू का आपने भंडारण कर रखा है वहाँ पर ये सड़न देखने को मिलती है, तो किसके कारण? इरवेनिया क्रोटोवेरा। ये क्या होता है? एक बैक्टीरिया के कारण सॉफ्ट रूट देखने को मिलता है। नेक्स्ट मोजेक। आलू में बहुत से बीमारियां जो है वायरस वाली बीमारी होती है मोजेक, जिसका भाग कौन होता है? एफिड। इसीलिए एफिड से जो रक्षा के लिए इसे मोजेक रोग ना हो, वायरस रोग ना हो, इसीलिए क्या किया जाता है? सीड प्लॉट टेक्निक अपनाई जाती है। जिन आलू को हम बीज के रूप में उपयोग करना चाहते हैं उसमें सीड प्लॉट टेक्निक यूज की जाती है, जिससे वायरस रहित रोग, जो वायरस वाले युक्त रोग हैं उनसे हमें निजात मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियलाइट। बैक्टीरियल्ट हो गया। ठीक है। पोटैटो स्कैब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, तो पूछा जाता है पोटैटो स्कैब किसके कारण होता है? तो स्ट्रिप्टोमाइसीज स्पीसीज के द्वारा। और कौन सी मृदाओं में देखने को मिलता है? तो ये रोग जो है पोटैटो स्कैब किसमें मिलता है? क्षारीय मृदाओं में। आलू की अगर क्षारीय मृदाओं में खेती करते हैं तो ये पोटैटो स्कैब की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियल बिल्ट रेलिस्टोनिया सोलेनिसेरम द्वारा होता है ये वाला। आलू में जो भी वायरस वाले रोग हैं वो कौन फैलाता है? तो एफिड फैलाती है। कौन फैलाता है? एफिड। ठीक है। और जो पोटैटो स्कैब है कौन सी मृदाओं में देखने को मिलता है? तो क्षारीय मृदाओं में देखने को मिलता है। बैक्टीरिया बिल्ट इसका रोग कारक पूछ लेता है, बैक्टीरिया द्वारा खुटा रोग होता है। सेरेबल मोजेक, यह भी किसके कारण हो रहा है? एफिड के द्वारा। तो जो वायरस वाले रोग हैं आलू के अंदर होते हैं उसका वाहक कौन है? एफिड है। ठीक है। लीफ रोल भी एक रोग देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है पर्पल टॉप रोल। ये इसका भी भाग, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन ही अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें देखेंगे जो पर्पल टॉप रोल है ये किसके द्वारा फैलता है? कि मोस्टली जो पोटैटो के जो रोग थे, वायरस वाले रोग थे, वो किसके द्वारा फैल रहे थे? एफिड के द्वारा। लेकिन पोटैटो टॉप रोल किसके द्वारा फैल रहा है? लीफ हॉपर के द्वारा। तो ये पूछने वाला क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट एग्जाम के। तो आलू के अंदर जो कुछ डिसऑर्डर होते हैं, डिसऑर्डर क्या है? या तो किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होंगे, या फिर इन्वायरमेंटल की कंडीशन के कारण देखने के कारण जो रोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लांट डिसऑर्डर, पादप काय की विकार। ठीक है। तो डिसऑर्डर की बात करते हैं तो प्लांट पहला डिसऑर्डर है ब्लैक हार्ट, यानी आलू के अंदर जो काला, उस आलू के अंदर का जो गूदा है वो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, ब्लैक हार्ट। यह किसके कारण मिलता है? अगर आप स्टोरेज करते हैं किसी बंद कमरे में जहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी, तो वहाँ पर ब्लैक हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है। अगर तापमान जो है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर भंडारण करते हैं तो अच्छा वायु संचार रखें, नहीं तो ब्लैक हार्ट होने की समस्या देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें हेलो स्टेम, यानी खोखला स्टेम। अगर हम किसी फील्ड में, खेत में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा लगाते हैं तो आलू क्या करेगा? साइज में फूल जाता है, अधिक मात्रा में फूल जाता है, और बीच में कैसा रह जाता है? खोखला, यानी खोल। हेलो का मतलब क्या है? खोखला, यानी बीच में खाली रह जाना। हेलो स्टेम किस में देखने को मिलता है? किसके कारण होता है पूछा जाता है? तो अधिक नाइट्रोजन के उपयोग के कारण। अगर या आप अपने खेतों में यूरिया अधिक देते हैं तो आलू का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, लेकिन बीच में कैसा हो जाएगा? खोखला, जो बाद में ख़राब होने की संभावना है।
उचित नाइट्रोजन खुराक का उपयोग करें इसे नहीं जम पाने के लिए। बात करते हैं ग्रीनिंग, हरा होना। ये तो आपको पता है कि आलू अगर सूर्य की सीधे डायरेक्ट लाइट में आ जाएगा, है ना, यानी ज़मीन से ऊपर निकल आता है जो आलू, वो कैसा हो जाता है, हरा। तो ग्रीनिंग किसके कारण होती है? उच्च प्रकाश तीव्रता के कारण, यानी जब आलू सन यानी सूर्य की किरणों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो सोलेनियम का संचय हो जाता है और आलू हरा हो जाता है। ये सभी बच्चों को पता रहता है मोस्टली। इसके लिए क्या करते हैं हम, आर्थिंगा पे यानी मिट्टी चढ़ा देते हैं, यानी ढक देते हैं आलू को मिट्टी से। नेक्स्ट है चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी यह तापमान जो है 10 डिग्री से कम हो जाता है तो चिलिंग इंजरी देखने को मिलती है। फ्रीजिंग इंजरी, यदि तापमान 0 डिग्री से कम चला जाता है तो फ्रीजिंग इंजरी देखने को मिलती है। इंटरनल ब्राउन स्पॉट, इंटरनल ब्राउन स्पॉट या लैक मॉइस्चर यानी नमी की कमी के कारण इंटरनल ब्राउन स्पॉट देखने को मिलते हैं। आलू के कुछ महत्वपूर्ण कीट हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो आलू का पहला मुख्य कीट है ट्यूबर मोथ। कौन है? ट्यूबर मोथ। ये इसका जो है नाम याद रखो तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो नाम भी पूछ लेते हैं बॉटनिकल। तो क्या है? पिथेरियोमिया ओपरिकुलेला। आप जो है मुख्य जो आगे के 2 वर्ड या 3 वर्ड ऐसे याद कर लिया करो जिससे आप सरलता से याद कर लें, है ना। पी और पीला, ऐसे PH ले लो, फिला, है ना। तो क्या कहोगे? ओपरिकुला। एक स्पेशली पहचान हो जाएगा ये ट्यूबर मोथ का है। पूरा बॉटनिकल नेम याद करेंगे तो कितने याद कर सकते हैं, ठीक है। 30 से 70 डैमेज, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी याद हो जाते हैं। 30 से 70% जो है हानि होती है आलू में कीट के द्वारा, तो उसमें 30 से 70% योगदान किसका है? तो ट्यूबर मोथ का है। इसलिए इसका बॉटनिकल नेम में याद होना, इसका साइंटिफिक नेम याद होना ज़रूरी है, ठीक है। माइट माइट की बात करें तो मकड़ी भी कुछ नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। ट्यूबर मोथ है, माउथ है, कटवार्म। कटवार्म क्या करता है? जो आलू का हुलमस होता है, यानी जो तना होता है आलू का, उसको काटता है कटवार्म, ठीक है। कभी कभी पूछ लेगा कटवार्म आलू के कौन से भाग पर इफेक्ट करता है, किसको खाता है? तो पत्ती और तने को काटता है कटवार्म। एफिड, एफिड किस भाग पर लगते हैं आलू के? कौन सा भाग प्रभावित करते हैं? तो पत्ती में। पत्ती में आलू की जो पत्ती होती है उस पर एफिड लगते हैं। अगर उनकी मात्रा 20 एफिड या 100 पत्तियों के बीच में अगर 20 एफिड हैं तो आपको एफिड कंट्रोल करना चाहिए। ये थ्रेश होल्डिंग टाइम पीरियड होता है एफिड का, किसी इंसेक्ट को कंट्रोल करने का। आर्थिक इकोनॉमिक दहलीज, है ना, उस पर अगर 20 हो जाते हैं, 100 पत्तियों के अंदर 20 एफिड मिल जाते हैं तो आपको एफिड कंट्रोल यानी इंसेक्टिसाइड वगैरह छिड़कने चाहिए। गोल्ड किस्ट नेमेटोड, गोल्ड किस्ट नेमेटोड जो है ग्लोवेरिया स्पीसीज होता है। यह भी क्या है? इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी पूछी जाती है। कौन है? कुफरी स्वर्णा। इस तरह से हमारी आलू की जो है पोटैटो की जो पूरी क्रॉप है वो कंप्लीट होती है। मोस्टली क्वेश्चन जो है आपको यहीं से मिलेंगे। कुछ अगर डीपली क्वेश्चन मिलते हैं, अंदर गहराई से पूछा जाता है, तो वो कॉमन सेंस के आधार पर आप जो है उनको सही कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि सर, ठीक है, कि नई वीडियो, अगले एक नई वीडियो बनाई जाए। अगर आप लाइक शेयर अधिक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता है। मोटिवेशन मिलता है तभी आप वीडियो बनाते हैं, नहीं तो किसको पड़ी है किसी का काम, है ना। तो आप जो है लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए तो नेक्स्ट किसी क्रॉप पर एक वीडियो तैयार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।